विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बजट आया लेकिन बाजार को नहीं भाया। शेयर बाजार में जिस तरह की आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन विकसित भारत के लिए 2047 के लिए इस बजट को मील का पत्थर बताया जा रहा है। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी इसे स्मृति जी? आज घोषणा हुई है बायोफार्मा शक्ति की। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश की जो बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ी है, उसके चलते आज की घोषणा इस सेक्टर को और भी सुदृढ़ करेगी। आज ये हम सबको ज्ञात है कि विश्व में 60% जो वैक्सीन का बाजार है उसकी सप्लायर हिंदुस्तानी कंपनियां हैं। 20% जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो पूरा उद्योग हिंदुस्तानी कंपनियों का है। बायोफार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से जो आज वित्तीय आवंटन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में और भी संभावनाएं उपस्थित होंगी। साथ ही आज एक आपने सुना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स का एक कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की है। आप जानती हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसमें रेयर अर्थ का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। आज भारत का जो रिजर्व है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है इस क्षेत्र में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 1% का है। तो इस कॉरिडोर के विकास से रेयर अर्थ में भी भारत को इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। सामान्यतः हम सब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज जो 12 लाख करोड़ की केपेक्स की घोषणा हुई है जी, और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी विस्तार से सुदृढ़ करने की सरकार की कल्पना सामने आई है, मुझे लगता है वो भी स्वागत योग्य है। बजट में हर वर्ग के लिए हर प्रदेश में प्रगतिशील एक भावना के साथ प्रस्तुत करें, उनको देखकर मैं कम से कम एक कार्यकर्ता के नाते और एक नागरिक के नाते इस बजट का अभिवादन करती हूँ। स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा युवा बेरोजगार, विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट, निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी, घरेलू बजट में भारी कमी, किसान संकट में एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है और भारत के वास्तविक मुद्दों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। ये कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, आज अगर आप भारत में एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखें तो 3% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का प्रमाण भारत का कृषि का सेक्टर ही हमको दे चुका है। अगर हम आज भारत में टायर 2 टायर सिटीज़ की भी 3 सिटीज़ की भी बात करें तो वर्तमान जीडीपी में लगभग 40 से 50% जीडीपी का जो सृजन है वो इन्हीं शहरों के माध्यम से हो रहा है। आज अगर जीसीसी का, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स का अगर हम उल्लेख करें तो 2 मिलियन भारतीय जीसीसीज के माध्यम से, लगभग 1800 जीसीसीज हैं, उनके माध्यम से भारत में रोजगार का सृजन भी हो रहा है और एक्सपोर्ट की क्षमता भी हमारी बढ़ते हुए हम स्वयं भारतीय इसको देख रहे हैं। ये सारी हकीकतों से अगर विपक्ष के नेता अपना मुंह मोड़ लेंगे तो इसका हमारे पास कोई सकारात्मक जवाब नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहूँगी कि जीएसटी का रिफॉर्म हो या फिर टैक्स स्ट्रक्चर्स का रिफॉर्म हो या कंप्लायंस की दृष्टि से रिफॉर्म हो, भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म के दृष्टिकोण को अपनाते हुए साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया है। मात्र आज का बजट ही नहीं, बल्कि अगर आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर भी सबका ध्यान आकृष्ट करें तो आप जान पाएंगी कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस बात को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया कि साल 2014 में भारत की तिजोरी से लगभग 25 करोड़ भारतीयों का संरक्षण हो रहा था, जो अब बढ़कर 95 करोड़ की संख्या तक पहुंच गया है। तो एक तरफ एक प्रगतिशील बजट है, दूसरी तरफ इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमाण नरेंद्र मोदी सरकार ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। स्मृति ईरानी जी, एक वक्त में आपने शिक्षा मंत्री के तौर पर, कपड़ा मंत्री के, तो अलग अलग सेक्टर में कई अलग अलग मंत्रालयों का आपने प्रतिनिधित्व किया है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से आप लोगों को घेरा जाता है। युवाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको लग रहा है कि इस बजट में वो व्यवस्था की गई है जिसकी उम्मीद देश कर रहा था? क्योंकि इस मुद्दे पर भी सरकार पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है।
विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, लेकिन कुछ हकीकतों को हमें स्वीकार करना होगा। आज बजट में उल्लेख हुआ टेक्सटाइल्स का। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर टेक्सटाइल का है। आपको याद दिला दूं, आज से 4-5 साल पहले 6000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया था अपैरल और मेडअप सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा उछाल आया था इन दोनों सेगमेंट्स में। हाल फिलहाल में ईयू के साथ एक नए ट्रेड डील की घोषणा आप भी उसकी साक्षी रही हैं। उसके अंतर्गत भी टेक्सटाइल्स के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं संभावनाएं प्रस्तुत हुई हैं। आज के बजट में एक तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर सरकार ने तवज्जो दी है। ये वो टेक्सटाइल्स हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे मेडिकल डिवाइसेस का सृजन हो, अथवा टेक्सटाइल की बात हो, अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और बिल्डिंग निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है। और साथ ही सैटेलाइट बिल्डिंग में भी, डिफेंस में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का पहली बार 300 से ज़्यादा HSN कोड बनाने वाली सरकार मोदी सरकार है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें आज की घोषणा में, एक तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का उल्लेख है, साथ ही साथ हमारे जो हस्तकला का उद्योग है उसका भी उल्लेख है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वो उद्योग है जो कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर चुका है। इनफैक्ट मुझे एक भारतीय होने के नाते इस बात का गर्व है कि जब कोविड में ग्लोबल लॉकडाउन था, तब हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एक ऐसा था जिसके एक्सपोर्ट की इतनी वृद्धि हुई थी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ था। इनफैक्ट 1% की ग्रोथ हुई थी जब ग्लोबल लॉकडाउन था। तो सरकार ने एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा बैलेंस बनाया है हमारा हस्तशिल्प के इतिहास और टेक्निकल टेक्सटाइल की एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को देखते हुए। ये दोनों का समन्वय आज बजट में दिखता है। साथ ही एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, आज वित्त मंत्री ने 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की बात की है। ये वो सेगमेंट है केयर इकोनॉमी का जो 2030 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी। तो भारत ने आज के स्किल की दरकार को देखते हुए, साथ साथ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू को देखते हुए भी आज के बजट में मैंने इन घोषणाओं को देखा। लेकिन साथ ही एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा मात्र घोषणा नहीं है। 2014 में अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को देखते तो लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता था इस एक सेगमेंट में, जो बढ़ के 35 करोड़ से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हो गया। आज भारत प्रथम पायदान पर पहुंचने की ताकत रखता है और इस प्रकार के वित्तीय आवंटन जब ऐसे क्षेत्र को होते हैं तो वो भारत की साख को और क्षमता को बढ़ाने का ऐलान है। ठीक है स्मृति जी, इस बजट में लोकल से ग्लोबल का भी एक मंत्र दिया गया है। केपेक्स देखते हैं जी, तो वो सिर्फ पैसे का आवंटन नहीं है। 12 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप कैपेक्स की घोषणा सुनते हैं तो वो सिर्फ कैपेक्स या वित्तीय आवंटन नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन की भी घोषणा है। ठीक है, यकीनन रोजगार एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए युवाओं को दे पाना तो विपक्षी दलों की ओर से हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर उठाया भी जाता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूं पश्चिम बंगाल, चूंकि 1.5 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी सामने आई, उनकी ओर से कहा गया कि सरकार ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को तबाह करने का मन बना लिया है, पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया गया, ये कहते हुए टीएमसी ने निशाना साधा है। स्मृति जी, देखिए, पश्चिम बंगाल के किसान को आज किसान सम्मान निधि की घोषणा अथवा उसकी सुरचना करने वाली भारत की सरकार, मोदी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हर गरीब तक मुफ्त का अनाज पहुंचाने की योजना ममता बनर्जी की योजना नहीं है, नरेंद्र मोदी की योजना है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण अंचल में हर गांव तक सड़क पहुंचे, ये योजना को सुदृढ़ करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। पश्चिम बंगाल में गरीब को आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब वित्तीय बजट में जो भी संरचना हुई है उसका कितना पैसा वाकई में प्रदेश की सरकार धरातल पर पहुंचा रही है, ये प्रश्न निश्चित रूप से ममता जी से किया जाना चाहिए। लेकिन मैं स्वयं अचंभित रहूंगी अगर ममता बनर्जी कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करें। ये अपेक्षित है कि वो विपक्ष की नेता है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां वो प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बजट के संदर्भ में करेंगी। मैं तो हतप्रभ हो जाऊंगी अगर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सराहना करेंगी। अब लेकिन सराहना तो शेयर बाजार से भी आज सामने नहीं आई। स्मृति जी, जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ 2300 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में और वो तकरीबन 1500 के आसपास जाकर बंद हुआ है। इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बाजार की जो उम्मीदें थी उस पर यह बजट खरा नहीं उतरा।
देखिए, बाजार मात्र एक डोमेस्टिक कंजम्पशन अथवा डोमेस्टिक पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होता, इंटरनेशनल हेडविंड से भी बाजार प्रभावित होता है। आज हमारा जो आईपीओ का इकोसिस्टम है वो विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पन्ने पलटे तो शायद सब्जेक्ट टू करेक्शन मेरी ध्यान में ये आया है कि मार्केट में इक्विटी बेस्ड और डेट बेस्ड जो निवेश किया है हमारे साधारण हिंदुस्तानियों ने, वो निवेश की संख्या बढ़ के 53 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। तो बाजार में, बाजार की क्षमता में और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जनता का जो विश्वास है वो आपको बाजार में हुए निवेश से ही, इन आंकड़ों से ही पता चलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि बाजार ग्लोबल हेडविंड्स का भी शिकार होता है। यूएस की जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है जो वर्तमान में फ्रैगमेंटेड है, वेनेजुएला में जो घटनाएं हुई, ईरान में जो घटनाएं हुई, अथवा यूएस का फेड रिजर्व और उसके संदर्भ में यूएस प्रेसिडेंशियल ऑफिस और फिर यूएस का फेड रिजर्व का क्या रवैया रहा है, उससे भी हमारा आंतरिक बाजार उससे इफेक्ट होता है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल या गिरावट होती है तीव्रता से, उससे भी हमारा बाजार इफेक्ट होता है। तो ये मात्र कह देना कि बाजार सिर्फ बजटीय घोषणाओं से इफेक्ट होता है और बाजार पे अंतर्राष्ट्रीय कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये मुझे लगता है एक संकुचित सोच का प्रमाण होगा। एक छोटा सा आखिरी सवाल, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी स्मृति जी। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हिंदुस्तान अग्रसर है, तो क्या ये माना जा सकता है कि अब लोक लुभावना जो बजट आता था उसका दौर समाप्त हो चुका है और अब इसी तरह से ठोस निर्णय लिए जाएंगे, एक मजबूत आधार तैयार किया जाएगा ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मेरा जो काम का अनुभव रहा है, उन्होंने कभी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स या अपीजमेंट बजटिंग नहीं की है। उन्होंने हमेशा इस बात का निर्णय लिया है कि जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए सुविधा हो, हर वर्ग, हर समुदाय को, हर प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलने के लिए और भी अगर कोई विशेष प्रावधान करना है अथवा कोई विशेष सहयोग करना है, प्रधानमंत्री जी की धारणा हमेशा यही रही है। तो उन्होंने कभी भी जैसे कि कहते हैं फ्रीबी पॉलिटिक्स नहीं की है। उन्होंने हमेशा एक पर्पसफुल बजट रखा है, हमेशा एक बैलेंस बजट उनके नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो देश के कैपिटल एसेट्स को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो ये बजट भी उसी दृष्टिकोण से मुझे लगता है सकारात्मक बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आज के इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।